हेलो एवरीबॉडी। क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ अभी तक, जिसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, कैटलिस्ट एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट क्या है, जियोलाइट क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन क्या है और उनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ये सब मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स और कोलोइडल सॉल्यूशंस। प्योरिफिकेशन और सम प्रॉपर्टीज। लेक्चर थोड़े बड़े हो रहे हैं, इन लेक्चर्स को मैं थोड़ा छोटा करके और लेक्चर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको। जैसे एक लेक्चर जो 1 घंटे का होता था, उस 1 घंटे 10 मिनट में या 1 आवर 10 मिनट के अंदर हम 2 लेक्चर बनाएंगे, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। प्योरिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशन। ध्यान दे लेना, कोलोइडल सॉल्यूशन में हम अब भी बात कर रहे हैं सोल की। सोल इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्स्ड मीडियम है उसके अंदर। जनरली जब पेप्टाइजेशन करते हैं या फिर जनरली हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है। अब हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सेम चार्ज रखना पड़ेगा और जनरली कोलोइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो रिपेल करते हैं और उनका सेडिमेंटेशन या फिर क्या नहीं हो पाता, फिर कोगुलेशन उनका नहीं हो पाता, इसलिए कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहता है। जनरली जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है जनरल इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर मटेरियल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे। जो बोल रहा हूँ वो साथ में लिखते रहना। जनरली कोलोइडल सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट्स या अदर मटेरियल्स से सेपरेट आउट करने के लिए, अलग करने के लिए, उसको प्योरीफाई बनाने के लिए हम डायलिसिस या फिर इलेक्ट्रिक डायलिसिस एक मेथड यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं, डायलिसिस की। करते क्या है इसके अंदर, इस तरह से इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को एनिमल मेम्ब्रेन या लेदर शीट के अंदर या लेदर बैग के अंदर हम फिल कर लेते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट या फिर अदर मटेरियल्स की इम्प्योरिटी होती है, और उसको वाटर करंट के अंदर क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन वाटर करंट के अंदर लटकाने की जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो यहाँ से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज एनिमल मेम्ब्रेन से या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाएंगी। तो इम्प्योरिटीज वाटर करंट के साथ, ये वाटर करंट है, वाटर करंट के साथ फ्लो कर जाएंगे। इट इज डायलिसिस। और डायलिसिस हम किडनी वगैरह भी कभी करते हैं, जब किडनी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स स्टोर हो जाते हैं तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए जनरली हम डायलिसिस, स्टोन के केस के अंदर हम डायलिसिस यूज करते हैं। तो एक स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम, एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर या लेदर शीट के अंदर या लेदर बैग के अंदर इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को हम वाटर करंट में, फ्लो करने वाले वाटर करंट के अंदर हम पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर करंट के साथ साथ उसके अंदर से एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन से जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं या फिर अदर मटेरियल पार्टिकल हैं जो छोटे हैं, जिनका साइज, वो फ्लो के बाहर निकल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे या फिर फिल्टर हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वाटर करंट के साथ फ्लो कर जाएंगे, और टाइम टू टाइम कोलोइडल सॉल्यूशन की प्योरिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, इम्प्योरिटीज डिक्रीज होती चली जाएगी। एक तो मेथड ये है। सेकेंड मेथड हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायलिसिस। इसे मैं बता रहा हूँ, अलग से बना लेना। इलेक्ट्रिक डायलिसिस हम उस केस में करते हैं जिस केस में इम्प्योरिटी केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की हो। तो हम इसी में कोई एनिमल मेम्ब्रेन या फिर लेदर बैग के अंदर इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को पुट करेंगे वाटर करंट में। उसके साथ साथ हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स भी लगा देंगे। ये एक एनोड लगाया हमने और यहाँ पे हमने कैथोड लगा दिया।
यानी कि वाटर करंट के साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एनोड था और ये कैथोड है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट कैटायन और एनायन इसमें से जल्दी बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डायलिसिस है वो फास्ट होगा। तो हम डायलिसिस यूज कर सकते हैं अदर मटेरियल के लिए या इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायलिसिस हम करते हैं इम्प्योरिटी जब इलेक्ट्रोलाइट हो, कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो, तो उनको जल्दी बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायलिसिस है थोड़े फास्ट प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट करने के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए। थर्ड हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हम स्पेसिफिक फिल्टर पेपर जिसका पोर साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो स्पेसिफिक फिल्टर पेपर को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर को डिप कर देते हैं 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन ईथर और एल्कोहल, या तो ईथर के अंदर या एल्कोहल के अंदर एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का ईथर या एल्कोहल के अंदर एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें उस फिल्टर पेपर को हम डिप कर देते हैं। कुछ टाइम तक डिप करने के बाद जब फिल्टर पेपर इस कोलोइडल पार्टिकल को शॉक कर ले, यानी शॉकिंग करवाते हैं हम यहाँ पे, तो शॉकिंग के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। देन हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उस फिल्टर पेपर की हम फॉर्मेल्डिहाइड से हार्डनिंग करते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर को हम फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो फिल्टर पेपर हार्ड हो जाता है, उसको बाहर निकालते हैं एंड ड्राई कर लेते हैं। ड्राई जो फिल्टर पेपर होता है वही स्पेसिफिक फिल्टर पेपर होता है। और इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि ड्राई फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर साइज हो जाएगा वो लगभग 1 नैनोमीटर हो जाएगा, तो उससे कोलोइडल पार्टिकल तो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, लेकिन अदर मटेरियल पार्टिकल हैं या छोटे जो पार्टिकल है इलेक्ट्रोलाइट के या फिर अदर मटेरियल के, उससे डिफ्यूज हो जाएंगे। तो हम उस फिल्टर पेपर को इस टाइप से एक फनल के अंदर यूज करते हैं। ये हमने स्पेसिफिक फिल्टर पेपर यूज किया है। इससे पहले मैंने डायलिसिस जो बताया उसमें डायलाइजर नाम देंगे उसको, जो हमने यूज किया था वो डायलाइजर स्पेसिफिक फिल्टर पेपर यूज किया है यहाँ पे। और इसके अंदर हमने इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ये डाल दिया। जैसे इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें डीएम और डीपी दोनों प्रेजेंट होंगे, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगी। तो जो उसका जो डीएम था सॉल्वेंट वो फिल्टर होके बाहर आ जाएगा, प्लस में इम्प्योरिटी बाहर आ जाएंगी। सॉल्वेंट और इम्प्योरिटी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी इसमें। और बाहर आने के बाद यहाँ पे जो बचेगा वो कोलोइडल पार्टिकल्स बचेंगे केवल, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स इससे फिल्टर नहीं हो पाएंगे। इनको अलग से हम बीकर में डाल लेंगे, सभी पे सेम चार्ज है ये पता ही है हमें, और उसके अंदर फिर हम अलग से प्योर सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसमें प्योर सॉल्वेंट ऐड करेंगे ये वापस से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट अलग हो गया इम्प्योरिटी के साथ, उसके बाद हम प्योर सॉल्वेंट दोबारा से उसमें ऐड कर लेंगे। इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 प्रोसेस है या 3 मेथड है जिनसे हम कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ
मिशेल, पिछले लेक्चर में मैंने मिशेल के बारे में आपको बता दिया था। मिशेल की जनरल प्रॉपर्टीज जो जनरली पूछी जाती हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के IIT एडवांस तक के एग्जाम में, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। आपको पता है मिशेल कब बनता है? लो कंसंट्रेशन पे वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और CMC से ज्यादा कंसंट्रेशन पे, क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे वो एकदम से जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होने के बाद वो एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं विच इज कॉल्ड मिशेल। और मिशेल का जो सरफेस बना होता है वो जनरली चार्ज होता है या फिर नॉन आयनिक भी हो सकता है। नॉन आयनिक में बता रखा आपको, कैटायनिक या एनायनिक या फिर नॉन आयनिक सोप से बना हुआ होगा। तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो एक तो CMC है जिसको मैं अब डिफाइन कर चुका हूँ, विच इज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। एक है क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। एट इज बता रहा हूँ कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर की कंसंट्रेशन पे मिशेल फॉर्मेट होता है। जनरली सोप के लिए ये 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। पर लीटर वाटर के अंदर इतने मोल सोप से अगर ज्यादा सोप है तो उस कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर उस कंडीशन में वो मिशेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इट इज टेम्परेचर अबव विच मिशेल इज फॉर्म या मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर थर्ड बात करें हम तो सपोज करो हम एक ग्राफ नोट कर रहे हैं किस किस के बीच में? कंडक्टेंस, जिसको हम कप्पा से नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता रखा आपको, और कंसंट्रेशन के बीच में। तो अगर कम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अगर 0 है तो कंडक्टेंस भी क्या रहेगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करेगा नहीं। और जैसे जैसे हम सोप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हैवी हो। और जैसे ही CMC आएगी उस टाइम उनका कोगुलेशन होगा और कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो ऐड होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिशेल में। और यहाँ पे फिर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन होगी विच इज CMC के बाद एकदम कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है या कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग भी आ सकता है यहाँ पे, और लगभग कांस्टेंट में से इंक्रीजिंग नहीं आएगा। दूसरा हम बात कर सकते हैं, ये तो मैंने इसमें लिया कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में लिया। सेकेंड हम बात कर सकते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बिलो CMC से पहले इट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस में आयंस होते हैं। और अबव CMC इज मिशेल, और मिशेल में एग्रीगेशन हो जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन CMC से ऊपर अगर देखें तो मिशेल बनने की वजह से एग्रीगेशन होगा पार्टिकल्स का, और एग्रीगेशन होने की वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कंसंट्रेशन के साथ उतना नहीं बढ़ पाएगी जितनी बढ़नी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहा हूं मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा कि 0 कंसंट्रेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इस टाइप से बढ़ेगा। एक कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन पे मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मिशेल फॉर्मेशन के बाद इंक्रीजिंग तो होगा लेकिन बहुत कम, इस टाइप का ग्राफ आएगा, बहुत कम इंक्रीजिंग रहेगा। यानी ये कंसंट्रेशन कौन सी हो जाएगी? CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। फिफ्थ नंबर पे बात कर रहा हूं जनरली जो सोप वाटर के अंदर सॉल्यूशन जो बनाता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स लायोफोबिक होता है। लायोफोबिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर लायोफिलिक शोल्स होते हैं तो लायोफिलिक शोल्स के अंदर क्या होगा कि सरफेस टेंशन या फिर विस्कोसिटी DM से ज़्यादा हो जाएगी
और सरफेस टेंशन डीएम से कम हो जाएगा, जबकि लायोफोबिक शॉल के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन कंडीशन ये आएगी सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें कंसंट्रेशन के साथ, तो कंसंट्रेशन से सरफेस टेंशन थोड़ा सा घटेगा, कब सीएमसी तक, और फिर इस टाइप से डिक्रीजिंग आएगी इसमें। ये कंसंट्रेशन कौन सी हो जाएगी, सीएमसी, क्रिटिकल मिसलेनियस कंसंट्रेशन। तो इस टाइप की ग्राफ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन पहले ट्रांसपेरेंट होगा और जैसे ही सीएमसी बनेगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगा, मींस सॉल्यूशन विल बी टर्बिड। टर्बिड मींस सस्पेंड टाइप सॉल्यूशन हो जाएगा जिसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे। तो टर्बिडिटी और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टर्बिडिटी कांस्टेंट रहेगी लगभग, और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पे आने के बाद टर्बिडिटी मींस धुंधलापन जो सॉल्यूशन का अनट्रांसपेरेंट नेचर वो बढ़ जाएगा क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पे एकदम से कंडक्टेंस घट जाती है, और इन प्रेशर्स वगैरह की मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये था सीएमसी के बारे में मिसेल पे। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। नंबर फर्स्ट, नेचर हेट्रोजीनियस होती है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सभी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता या यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट नहीं होता है, नोट कर लेना उसको। सेकेंड, साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच का साइज होता है। और साइज के साथ साथ अगर हम शेप ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो शेप स्फेरिकल हो सकती है, हाफ स्फेरिकल हो सकती है, डिस्क टाइप हो सकती है, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो डिस्क टाइप है, हाफ स्फेरिकल हो सकती है या स्फेरिकल हो सकती है। फोर्थ, विजिबिलिटी। माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक का मतलब कभी कभार जब टिंडल इफेक्ट होता है तो जो पाथ है, एक बीम हमें दिखाई देती है, उसमें पार्टिकल्स को हम देख भी सकते हैं, नेट लाइट से भी उस टाइम दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू क्यों है? क्योंकि सैंड पार्टिकल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं या फिर जो स्पेस में प्रेजेंट है, वो सैंड पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में है, और जब उन पे लाइट गिरती है, सनलाइट जब उन पे गिरती है, तो ब्लू लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। उनका साइज इस टाइप का होता है कि वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है। तो विजिबिलिटी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक है। हम नेक्ड आई से जनरली इसको नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को देखते हैं, और ब्लड एक कैसा है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बता रखा आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करते हैं ये, लेकिन उतनी नहीं कर पाते जितनी कौन करता है, ट्रू सॉल्यूशंस करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन की वजह से, एसोसिएशन की वजह से, इनके इवेंट फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होने की वजह से ये उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू नहीं एक्सप्रेस कर पाते जितनी वो करता है ट्रू सॉल्यूशन। एक्सप्रेस्ड बट less than true solutions due to aggregation
association of particles के एग्रीगेशन या फिर एसोसिएशन की वजह से ऐसा होता है। एंड सिक्स्थ, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। parchment membrane which is untanned skin। अगर अनटैंड स्किन की बात करें तो हम डिफ्यूजन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पार्चमेंट मेम्ब्रेन से वेरी स्लो डिफ्यूजन होता है इनका। और अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन अनटैंड स्किन का मतलब है कि उसको हमने टैनिंग नहीं की हुई है, उसके अंदर से वेरी स्लो का मतलब लगभग नेग्लिजिबल, वही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज नहीं होते, नॉट फिल्टर्ड, और अगर फिल्टर भी होते हैं तो नेग्लिजिबल होते हैं। बट फिल्टर बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये डिफ्यूज हो जाते हैं। सेवंथ, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। बता रखा है इन केस ऑफ लायोफिलिक viscosity of shawl is greater than viscosity of DM। जो उसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें हम, प्योर सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी होगी उससे ज्यादा विस्कोसिटी होगी शॉल की विस्कोलोइडल सॉल्यूशन की। और सरफेस टेंशन of shawl is less than surface tension of DM और pure solvent की surface tension से solution का या फिर colloidal solution का surface tension कम होगा। In case of lyophobic में approximately equal होता है viscosity approximately equal to viscosity of DM and surface tension of shawl is approximately equal to surface tension of DM। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 8th, sedimentation। कोलोइडल पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन नहीं होता, मींस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? जब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने सैंड को वाटर में डिसॉल्व करके हिला के रख दिया, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि सभी पार्टिकल्स ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगे, सभी पार्टिकल्स बॉटम की तरफ मूव करेंगे, सैंड के पार्टिकल्स। और कुछ टाइम बाद वाटर अलग हो जाएगा, सैंड अलग, सैंड नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, विच इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। Then there is no observed sedimentation of particles. It is due to colloidal particles having same charge. And every particle repel another particle. One particle repel another particle.
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपेल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं होता है। 9th, कलर। Generally, all colloidal particle या colloidal solution are colored. जनरली सभी colloidal solution colored होते हैं। रीजन भी कि जो विजिबल लाइट आ रही है, उस विजिबल लाइट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, वो एक साइज इस टाइप का साइज है कि विजिबल लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्कैटरिंग विजिबल रीजन में ही होती है, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्री कलर वहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, या सप्लीमेंट्री कलर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देते हैं वहाँ पे। इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, in visible region by colloidal particles, colloidal particles का विजिबल रीजन के अंदर स्कैटरिंग की वजह से हमें वो कलर दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी बताया, इसका इज ब्लू, इसका मतलब वहां से ब्लू कलर क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर कितना शार्प होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की शेप क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस पर भी डिपेंड करेगा, और लाइट सोर्स या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, उस पर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, ब्लूइश व्हाइट होता है एंड रेडिश व्हाइट होता है। रेडिश व्हाइट होता है ट्रांसमिटेड लाइट में, और ब्लूइश व्हाइट होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में। इसका मतलब क्या हुआ कि किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस लाइट सोर्स के अंदर हम उसको देख पा रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है इसका कलर। इसी टाइप से हम बात करें गोल्ड सोल की, गोल्ड सोल लो कंसंट्रेशन पे साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो कम होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। उस टाइम ये रेड कलर का होता है। जैसे ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा बढ़ जाएगा, 100 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच का साइज हो जाएगा। उस टाइम ही हमें पर्पल दिखाई देता है। उस टाइम कैसा दिखाई देगा हमें? पर्पल। साइज ऑफ पार्टिकल्स के बाद अगर कंसंट्रेशन हमने और इंक्रीज करी तो हमें गोल्डन दिखाई देने लगता है, और साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 700 टू 1000 नैनोमीटर हो जाए। यानी साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। फाइनली हायर कंसंट्रेशन पे ये गोल्डन होता है और साइज इसका 700 टू 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। तो गोल्डन भी हो जाता है, ये पर्पल भी रहता है और रेड भी रहता है। जो पर्पल है इसको हम नाम देते हैं, या गोल्ड स्टोन को नाम देते हैं, नोट कर लेना आगे। इट इज पर्पल ऑफ कैसियस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि व्हाट इज पर्पल ऑफ कैसियस? इट इज गोल्ड सोल। पर्पल ऑफ कैसियस इज गोल्ड सोल। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो ग्रेफाइट का जो सोल है
ग्रेफाइट सोल लो कंसंट्रेशन पे ब्राउन होता है और हायर कंसंट्रेशन पे ये ब्लैक हो जाता है। और ग्रेफाइट के सोल को हम नाम देते हैं एक्वाडेक। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्वाडेक। एक्वाडेक इज सोल ऑफ ग्रेफाइट। तो कलर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा कि किस लाइट सोर्स में हम उसको देख पा रहे हैं। दूसरा डिपेंड करेगा उसमें पार्टिकल के साइज क्या क्या है। तीसरा यहाँ पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स का साइज के अकॉर्डिंग कौन सी लाइट की वहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, कंसंट्रेशन उसकी क्या है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे और इन सब पे। ये था कलर। यहाँ पे गोल्ड सोल के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो रेड गोल्ड था उसमें पार्टिकल्स स्फेरिकल थे और इसमें जो पर्पल था इसमें जो पार्टिकल्स आएंगे वो डिस्क टाइप और इसके अंदर भी पार्टिकल डिस्क टाइप हो जाएंगे। यानी डिस्क टाइप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, हाफ स्फीयर भी हो सकता है, पार्टिकल किसी भी टाइप का हो सकते हैं। 10 नंबर में बात कर रहा हूँ चार्ज। चार्ज ऑन सोल। चार्ज ऑन सोल की पार्टिकल की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि जनरली कोलोइडल पार्टिकल्स कंटेन चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। किस वजह से होता है? नंबर फर्स्ट, चार्ज की वजह क्या है? एक तो वजह हो सकती है कि डीएम और डीपी के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है ड्यू टू नंबर फर्स्ट देयर इज फ्रिक्शन present between particles of DM and DP। DM और DP के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज हो सकता है। हम चार्ज की क्वांटिटी बता सकते हैं ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा लेते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। थर्ड, मिशेल। मिशेल अगर देखते हैं तो कैटायनिक हो सकती है या फिर एनायनिक हो सकती है। कैटायनिक हो सकती है या फिर एनायनिक हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। नॉन आयनिक भी होती है, तो नॉन आयनिक होती है तो उस पर पीएच का इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड, मिशेल के ऊपर हुआ है तो कैटायनिक चार्ज होगा, सरफेक्टेंट बनेंगे इसके, या फिर एनायनिक सरफेक्टेंट होगा। एंड फोर्थ, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच के इफेक्ट से भी चार्ज डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रोटीन सोल, अगर हम प्रोटीन सोल की बात करें तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स से बनी हुई होती है। एमिनो एसिड्स इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं और एमिनो एसिड में एक तो ग्रुप होगा सी एंड सी पे एच जुड़ा हुआ होगा, एक आर जोड़ रहा हूं मैं, एक इसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा और एक इसके ऊपर COOH ग्रुप होगा। ये एमिनो एसिड है, इसमें एमिनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। अगर बेसिक मीडियम लेते हैं हम, बेसिक मीडियम मींस pH इज ग्रेटर देन 7। जब 7 से ज्यादा हम pH यूज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोजन को रिलीज कर लेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू RCH एंड NH2 एंड COO नेगेटिव, तो ये एनायनिक सरफेक्टेंट बनाएगा। R की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी होने का मतलब क्या है कि मैंने केवल एक अमीनो एसिड लिया, बहुत से अमीनो एसिड इस टाइप से जुड़े हुए होंगे, तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसका मतलब मैक्रोमोलेक्युलर सोल का एग्जांपल है। अगर हम इसकी एसिडिक पीएच लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं तो उस टाइम पीएच इज लेस देन 7 से कम होगी, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, तो नाइट्रोजन के पर प्रेजेंट लोन पेयर उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू RCH एंड NH3 पॉजिटिव एंड COOH।
ये कंडीशन हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या फिर बेसिक मीडियम में इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होगा। तो इसको हम नाम दे रहे हैं पॉजिटिव सरफेक्टेंट बन रहा है या कैटायनिक सरफेक्टेंट बन रहा है इसमें। तो इस टाइप से भी चार्ज डेवलप हो जाता है उसमें, फ्रिक्शन से, इलेक्ट्रॉन के एडजॉर्प्शन से, या फिर मिशेल जो फॉर्मेशन है उससे, या फिर इफेक्ट ऑफ पीएच के इफेक्ट से भी चार्ज डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी। जिसमें हम पेप्टाइजेशन का डिस्कस करते हैं, इससे चार्ट डेवलप हो जाता है। पेप्टाइजेशन से मैंने आपको बता रखा है जनरल वे में, फिर मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा कि Ki एडेड इन AgNO3 सॉल्यूशन है। Ki एक सॉल्यूशन यूज किया हमने और AgNO3 भी क्या यूज किया हमने, सॉल्यूशन यूज किया है। तो शुरुआत में क्या होगा, जैसे जैसे हम Ki यूज करेंगे तो Ki की जब मिली नॉर्मलिटी AgNO3 से कम होगी तो AgI को यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनाएगा और उसके बाद भी Ag प्लस यहाँ पे बचे हुए को उसके सरफेस पे चिपक सकते हैं। मींस इस कंडीशन में व्हेन इसका N1V1 और इसकी N2V2 यूज कर रहा हूँ, N1V1 इज लेस देन N2V2, देन AgI तो क्या बन जाएगा, आयोडीन जो आएगा या आयोडाइड आएगा वो Ag प्लस से रिएक्शन करके AgI बन जाएगा और जो Ag प्लस है वो इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। मींस Ag प्लस I माइनस एंड कन्वर्ट इनटू AgI और उसके बाद भी I माइनस Ag प्लस बचा हुआ है इसमें, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, Ag प्लस बचा हुआ है, देन एक पॉजिटिव सोल बनेगा और पॉजिटिव सोल जो बन रहा है पेप्टाइजेशन की वजह से बन रहा है। प्रोसेस कैसे होगी पेप्टाइजेशन, तो ये Ag प्लस एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है, प्रिफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी, कि अगर किसी प्रेसिपिटेट के अंदर जो आयन है उसका कॉमन आयन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कॉमन आयन था ये Ag प्लस, तो कॉमन आयन उसके ऊपर एडजॉर्ब होने लगता है। मींस थ्योरी क्या कहती है कि कॉमन आयन एडजॉर्ब ऑन प्रेसिपिटेट। तो Ag प्लस बचा हुआ था वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो पॉजिटिव सोल बनेगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होगी इसकी क्योंकि Ki हमने कम लिया है। उसके बाद अगर हम कंडीशन ये रखते हैं कि व्हेन N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो क्या हो जाएगा, जितने भी Ag प्लस थे जितने भी Ag माइनस थे उनसे रिएक्शन करके AgI बना लेंगे और इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर ऐसा हो कि व्हेन N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, तो Ag प्लस तो खत्म हो जाएंगे सारे I माइनस के साथ, उसके बाद भी I माइनस बचेगा क्योंकि I का N1V1 ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि Ag प्लस प्लस I माइनस दोनों ट्रीट होंगे एंड कन्वर्ट इनटू AgI और I माइनस का इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो जाएगा। मींस कैसा सोल बन जाएगा, नेगेटिव सोल। यानी कि कॉमन आयन के एडजॉर्प्शन की वजह से, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन को क्या नाम दे रहे हैं, प्रिफरेंशियल आयन एडजॉर्प्शन थ्योरी। कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन अगर उसको होता है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। एंड सेवंथ, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं सिक्स्थ में, यानी कैटायनिक सोल बना और एनायनिक सोल बना। AgNO3 का ही एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो कि ये dp पार्टिकल था, कौन सा पार्टिकल है, dp, इस फर्स्ट फेज, इसके ऊपर Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया, यानी ये तो कौन सा पार्टिकल हो गया, कोलोइडल पार्टिकल हो गया। और कैसा कोलोइडल पार्टिकल है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक प्लेन बन जाएगा, ये किस में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के अंदर। उस सॉल्यूशन में अब दो टाइप के आयन भी हैं, उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, अभी Ag प्लस भी है, जो पहला केस बताया कब, व्हेन N1V1 इज लेस देन N2V2, तब ये कंडीशन होगी, एक लेयर बनी हुई होगी, उस लेयर के बाद अंदर जो सॉल्यूशन बचा हुआ है, ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ मैं, DM, और ये क्या था, dp पार्टिकल है। dp पार्टिकल पे Ag प्लस का एडजॉर्प्शन होगा एक लेयर पे, स्टेबल लेयर है ये। इसके बाद ये प्लेन है, प्लेन के अंदर DM है, तो DM में भी आयन प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन इस Ag प्लस को अट्रैक्ट करेगा
इसी टाइप से इसमें K प्लस भी प्रेजेंट है और AG प्लस भी प्रेजेंट है, K प्लस भी प्रेजेंट है और AG प्लस भी प्रेजेंट है। इस टाइप से इन दोनों के बीच में एक प्लेन बन जाएगा, इट इज प्लेन। ये डीएम है, डीएम के अंदर ये आयन प्रेजेंट है और ये डीपी है, डीपी के ऊपर एजी प्लस का एडजॉर्प्शन हो चुका। हाँ, नेट चार्ज जो होगा, जो इसके ऊपर नेट चार्ज है एजी प्लस एजी प्लस एजी प्लस, ये कितना है नेट चार्ज +3, तो डीएम के अंदर भी नेट चार्ज वहां पे +3 होगा। सॉरी, इसके अंदर +3 है तो डीएम के अंदर नेट चार्ज कितना होगा -3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड +3, तो यहाँ पे आ गया टोटल -3। इस टाइप से दो लेयर बन जाएगी। ये जो लेयर्स होती है डिफ्यूज्ड होती है, यानी कि कांस्टेंट नहीं रख पाती, ये चलती रहती है। पोटेशियम यहाँ आ सकता है, नाइट्रेट यहाँ आ सकता है, इसके अंदर घूमते रहेंगे, लेकिन ये फिक्स होगी। इट इज फिक्स्ड लेयर एंड इट इज डिफ्यूज्ड लेयर। इसी टाइप से कोलोइडल सॉल्यूशन तो ये भी बन गया। और अगर कंडीशन ये होती कि व्हेन N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, तो फिर नेगेटिव सोल बनता। और नेगेटिव सोल किस टाइप से बनता है कि ये डीपी था आपके पास, इस डीपी पे I- एडजॉर्ब होते ही यहाँ एक लेयर बन जाती है, प्लेन बन जाता, और प्लेन के बाद नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट होते। सिल्वर तो सारा ऐड हो चुका है, या पोटेशियम आयन बचेंगे। हम पोटेशियम आयोडाइड को उसके अंदर ऐड करेंगे, तो एक्सेस में हो गए पोटेशियम आयन। इसमें क्या थे, पोटेशियम भी थे, नाइट्रेट भी थे और ये भी थे। तो नेगेटिव चार्ज माइनस के 6 हो गए, प्लस के भी कितने हो गए, 6 हो गए। ये कौन सी लेयर है, ये लेयर है फिक्स्ड और ये लेयर है डिफ्यूज्ड। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम जीटा पोटेंशियल नाम देते हैं। इसके अंदर जो ये प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन को नाम देते हैं हम हाइड्रो डायनेमिक प्लेन ऑफ शियर। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर, हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर। ये कौन सी लेयर है, फिक्स्ड लेयर है, और ये कौन सी है, डिफ्यूज्ड लेयर है, मूविंग लेयर है। ध्यान देना, दो तीन चीजें बता दी मैंने। डीपी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है तो फिक्स्ड लेयर बनाए गए, उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर ये आयन प्रेजेंट होंगे, नेट यहाँ का और यहाँ का जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, और यहाँ का और यहाँ का चार्ज वो भी क्या होगा, नेट इक्वल होगा। और बीच में इस जो लेयर बनी हुई है, प्लेन बना हुआ है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर, और ये मूविंग लेयर है और ये फिक्स्ड लेयर है। मूविंग लेयर और फिक्स्ड लेयर दोनों के बीच में नेट चार्ज 0 होता है। जितना चार्ज मूविंग लेवल पे होता है नेट, उतना ही चार्ज डिफ्यूज लेयर फिक्स्ड लेयर के ऊपर नेट होगा। दोनों के चार्ज इक्वल होंगे, यानी प्लस में रहेगा और इसमें किस में रहेगा, माइनस में। साइन क्या रहेंगे, दोनों चार्ज के ऑपोजिट रहेंगे, मींस कंप्लीटली वो न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो। उस कंडीशन में दोनों जो फिक्स्ड लेयर और मूविंग लेयर के बीच का जो पोटेंशियल गैप आएगा, जिसको हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल, जो मैं आपको बता चुका हूं, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन है इसकी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो लेयर्स के बीच में, चार्ज लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है विच इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, उसी को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर या फिर मूविंग लेयर दोनों के बीच में के पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम दे रहे हैं जीटा पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज एब्जॉर्ब होगा एक लेयर के अंदर, फिक्स्ड लेयर के अंदर। जितना उसके अंदर चार्ज है, चाहे वो कैटायनिक है चाहे वो एनायनिक है, उतना ही उस सॉल्यूशन में डीएम के अंदर चार्ज होगा जो उसके आसपास रहेगा, लेकिन ऑपोजिट चार्ज होगा ताकि उसको अट्रैक्ट करके रखे। अब एक जो डीएम है उसके अंदर जो आयंस हैं वो तो चेंजेबल है, इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन जो डीपी के ऊपर चार्ज हो गया वो फिक्स हो गया। तो फिक्स्ड लेयर बन गई और मूविंग लेयर होगी। दोनों के बीच में जो प्लेन बना हुआ है उस प्लेन को नाम दे रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर। और उस हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शियर में जो दो फेज बनी हुई है, एक फिक्स्ड है और एक डिफ्यूज्ड है, दोनों की पोटेंशियल गैप को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम दे रहे हैं जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इस टाइप से
इन प्रोसेस से पार्टिकल्स पे चार्ज होगा ही होगा, किसी ना किसी प्रोसेस से उसके ऊपर चार्ज होगा, और अगर पार्टिकल पे चार्ज की क्वांटिटी है तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो पाएगा, और ये एक्सप्रेस करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेगा। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और है जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि ये लॉन्ग लेक्चर होता जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें।